हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जितेंद्र शुक्ला। आज हम बात करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया था कि अगर कोई R एक रिएक्टेंट है और वो बन जाता है P, तो R से P के बनने में इसका स्पीड क्या होगा, इसके लिए हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म को ले लेता हूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट शुरू में बहुत ज़्यादा होगा, तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट धीरे धीरे कम होता जाएगा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। और क्या होगा, और हमने पढ़ा था कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अगर इसको मैं ले लेता हूँ, ये P है, ये क्या है, ये P है, और यहाँ क्या है, ये R है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R घटेगा और P हमारा बढ़ता जाएगा, एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ेगा, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया था। ये मोलर कंसंट्रेशन है और यहाँ क्या है सर, ये टाइम मैंने लिया था ऐसा। तो आप देखिएगा, इसके लिए हमने कहा था, क्या कहा था कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मैं ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ सर, देखिएगा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस R डिसअपीयर होगा या R डिकम्पोज होगा और P फॉर्म होगा और P का अपीयरेंस माना जाएगा। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R का मतलब रिएक्टेंट क्या हो जाएगा, देखिएगा ऐसा, डेल्टा माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T। माइनस साइन क्यों लगाया था, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होगा। डेल्टा R का मतलब क्या होता है, R फाइनल माइनस R इनिशियल। R फाइनल तो कम होगा, तो फाइनल से इनिशियल को माइनस करेंगे तो वैल्यू निगेटिव आ जाएगी, और रेट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है। टू मेक द रेट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव एंटिटी, हम लोग इसमें माइनस का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो माइनस साइन शुरू से ही लगा देते हैं। चलिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R हो गया। फिर हम लोगों ने बात किया था रेट ऑफ अपीयरेंस, देखिएगा जितना तेज़ी से डिक्रीज होगा उतना तेज़ी से बनेगा, तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ P ये क्या होगा सर, बिल्कुल पॉजिटिव साइन लगेगा, पॉजिटिव डेल्टा P अपान डेल्टा T। डेल्टा का मतलब क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन, R2 अपान R2 माइनस R1 है ना, ऐसे इसमें भी हो जाएगा। तो ये तो वही देखिएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस, जब इसमें कॉफिशिएंट और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट हो गया। अच्छा, अब इसके हिसाब से हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, किस स्पीड से रिएक्शन चल रही है, तो इसको हम लोग रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को ROD भी आप कह सकते हैं, और रेट ऑफ क्या बोलेंगे बताइए, तो यस रेट ऑफ अपीयरेंस कह सकते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ यस, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बताइए, तो रेट ऑफ विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट किस स्पीड से कर रहा है, यस माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T। चलिए, ये रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट है। अच्छा, और क्या होगा, यस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा भाई, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट का मतलब क्या है, देखिए P है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, क्या होगा, यस ये डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा, तो इसको हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, डेल्टा P अपान डेल्टा T। डेल्टा का यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब है मोलर कंसंट्रेशन है। तो देखिएगा, यहाँ पर आप एक खास चीज़ देख रहे हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ R इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन। एक और बात है, यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पर ये अलग से यहाँ पर लिख लेंगे क्या, कि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट ले लें, रेट ऑफ रिएक्शन चाहे विद रिस्पेक्ट टू R ले लें, या रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू P ले लें, इसकी वैल्यू सेम होगी। फिर से देखिएगा, रेट रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट के हिसाब से देखें चाहे प्रोडक्ट के हिसाब से देखें, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो माइनस डेल्टा R। अब ये हम प्रूव कर चुके हैं पिछले वाली वीडियो में, आप वहाँ से देखने की कोशिश करेंगे, प्रूव नहीं कर रहा है, डायरेक्ट आंसर मैं लिख रहा हूँ। पिछले वीडियो हम लोगों ने इसको प्रूव करके देखा था, इसकी वैल्यू को रख करके यहाँ पर C लिया था, यहाँ पर 0 लिया, बाद में यहाँ पर C माइनस X कर दिया, यहाँ पर से X बन जाएगा, जितना ये घटेगा उतना ये बनेगा। अच्छा, तो देखिएगा, मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, दुनिया के किसी भी रिएक्शन के लिए रेट ऑफ रिएक्शन जब आप निकालेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज बी सेम, आइदर R के हिसाब से निकालें या आप प्रोडक्ट के हिसाब से निकालें, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा सेम रहेगा। लेकिन इस वाले रिएक्शन में जब कॉफिशिएंट सेम होते हैं, जब कॉफिशिएंट 1 होता है, तब ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। ये चीज़ ध्यान रखेंगे क्या, कि जब कॉफिशिएंट 1 होता है किसी भी रिएक्शन में, तो अगर एक से अधिक रिएक्टेंट भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इसमें आगे और जुड़ता जाएगा, इधर भी और आ जाएगा।
है ना। चलिए ठीक है, ये तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट होगा। आप ध्यान रखेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस को अच्छे से ध्यान रखेंगे, और रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है वो उसको ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं, अगर मैं इसमें कुछ कोएफिशिएंट लगा देता हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या फर्क पड़ेगा, चलिए उसको देखने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि R से ये P बनता है, और अगर यहाँ पर मान लीजिए 2 लिखा है और यहाँ पर बैलेंस करने के लिए 4 लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा इसका ग्राफ कुछ मैं ऐसे बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ R, अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कैसा होगा सर, बिल्कुल घटेगा, धीरे धीरे घटता जाएगा, घटेगा ऐसे घटेगा। अच्छा, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होगा, जितना तेज़ी से ये घटेगा उसके ज़्यादा स्पीड से ये बढ़ेगा। कौन सर, यस, यहाँ पर कंसंट्रेशन है ना। तो जिस स्पीड से रिएक्टेंट हमारा यहाँ पर घट रहा है उसी के ज़्यादा स्पीड से हमारा प्रोडक्ट बनेगा। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट है ना। समझ में आ रहा होगा आपको, यस। अच्छा, एक बात और देखते हैं यहाँ पर, क्या इसका रेट ऑफ रिएक्शन मैं बाद में लिखता हूँ, मैं यहाँ पहले लिखता हूँ कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, देखिएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट, R का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होगा, कोएफिशिएंट से रेट ऑफ डिसअपीयरेंस का कोई लेना देना नहीं है, और ये हो जाएगा माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T, पहले जैसा ही होगा। और अगर आप यहाँ लिखते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस हो जाएगा, तो देखिएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट P इज इक्वल टू क्या होगा, बिल्कुल पॉजिटिव डेल्टा P अपान क्या होगा, डेल्टा T होगा। चलिए ये तो बात हो गई रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस की। आगे मैं देखता हूँ, देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, विद रिस्पेक्ट टू R के हिसाब से क्या होगा, कोएफिशिएंट है। तो देखिएगा यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट अफेक्ट करेगा, दैट इज -1/2 इंटू डेल्टा R अपान डेल्टा T। सर ऐसा क्यों हुआ, फिर से देखिएगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पर इसके रेट ऑफ रिएक्शन का फर्क इसके कंसंट्रेशन के साथ साथ इसके कोएफिशिएंट का भी पड़ेगा। सर क्यों पड़ेगा, लेट अस सी, विद रिस्पेक्ट टू R मैंने लिखा है। मैं यहाँ पर आगे चलता हूँ, क्या रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू P के हिसाब से अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, देखिएगा तो वही हो जाएगा पॉजिटिव डेल्टा P, है ना, अपन क्या होगा, देखिएगा डेल्टा T होगा, और कोएफिशिएंट क्या है, 4 है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1/4 का। तो आप सीधे मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिख सकते हैं 1/4, है ना, या सीधे क्या लिखेंगे 4 इंटू भी लिख सकते हैं। तो मेरा मतलब उस चीज़ से था कि जो कोएफिशिएंट है वो हमेशा फ़र्क पड़ेगा किसके, रेट ऑफ रिएक्शन पर। तो कहने का मतलब ये हुआ क्या सर, कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू R अलग अलग होगा। सर कब, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है। सर क्यों ऐसा फर्क पड़ता है, देखिएगा रेट ऑफ रिएक्शन में जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जितना तेज़ी से घटेगा उसके 4 टाइम, जितना तेज़ी से घटेगा उसके 2 टाइम ये बनेगा। तो अगर मैं कहूँ क्या कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आप एक चीज़ ध्यान रखें, चाहे रिएक्टेंट के हिसाब से निकालें या प्रोडक्ट के हिसाब से निकालें, तो रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट से निकालें या प्रोडक्ट से निकालें सेम होगा। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा बताइए, तो यस माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T, और यहाँ क्या लगेगा 2 इंटू यस रेट ऑफ रिएक्शन इसके हिसाब से निकालें या किसके हिसाब से निकालें, इज इक्वल टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, मतलब दोनों की वैल्यू यहाँ पर सेम होगी। चलिए ठीक है, ये आप करके देखेंगे तो समझ में आएगा, न्यूमेरिकल वैल्यू लेके चलेंगे तब जल्दी समझ में आ जाएगा। तो मेरा मतलब उसी से था स्टूडेंट्स, आपको ये ध्यान रखना है क्या सर, कि रेट ऑफ रिएक्शन चाहे रिएक्टेंट के हिसाब से निकालें या प्रोडक्ट से निकालें इसकी वैल्यूज सेम आएंगी। दूसरी बात, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस का ये रिलेशन होगा, यहाँ पर कोएफिशिएंट का इंपॉर्टेंस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किस स्पीड से कोई रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है वो डिपेंड करता है उसके इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन, और टाइम टेकन टू डिक्रीज द कंसंट्रेशन उस पर डिपेंड करता है
है ना, कॉफिशिएंट पर इस पर कोई मायने नहीं रखता है। और एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन अगर आपको इससे निकालने के दे दिया जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालिए, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, अरे रिएक्टेंट के हिसाब से ये देखिए क्या है, इतना क्या है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है, ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस को क्या कर दीजिए 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो रेट ऑफ रिएक्शन भी निकल आएगा। तो आपको रेट ऑफ डिसअपीयरेंस पता हो तो इसकी वैल्यू यहाँ रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। ऐसे ही क्या होगा, अगर आपको रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पी पता हो, रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पी पता हो, देखिएगा इस वैल्यू को वहाँ रखेंगे और 1/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस से भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाला जा सकता है, बस उसमें कॉफिशिएंट को यूज करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए कुछ और इक्वेशन लेते हैं जिसमें हम लोग कुछ और ज़्यादा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लेने की कोशिश करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं इक्वेशन लेता हूँ कि ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और ये दोनों मिल करके बनाते हैं प्रोडक्ट दैट इज सी और डी, और इसका कॉफिशिएंट क्या है सर, इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, स्मॉल लेटर का डी है। देखिएगा यहाँ पर रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रिएक्टेंट में हमेशा डिसअपीयर होगा या डिक्रीज होगा, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बिल्कुल ए इज इक्वल टू क्या होगा, यस, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होता है और यहाँ माइनस साइन लगेगा क्योंकि हमें पूरे क्वांटिटी को क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। रेट कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने क्या कर दिया, पहले से निगेटिव साइन लगा दिया है। अच्छा, और आप लिखते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, देखिएगा तो क्या होगा, बिल्कुल माइनस साइन डेल्टा बी अपान क्या हो जाएगा सर, डेल्टा टी हो जाएगा। अगर सी को अपीयरेंस करने का पता करना है तो रेट ऑफ अपीयरेंस लिख लेते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, बोलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको मैं अलग कलर से लिखता हूँ, यस, पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी अपान क्या लिख लेते हैं, डेल्टा टी लिख लेते हैं, यस। और लिखता हूँ मैं रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, ये क्या होगा सर, बोलिए बोलिए, यस, डेल्टा डी अपान डेल्टा टी हो गया। अच्छा, यहाँ तो मुझे रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस मैंने लिखा है। अच्छा, आपसे कहा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, ये रेट का मतलब यहाँ क्या होगा सर, बिल्कुल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इस पूरे रिएक्शन का एवरेज रेट क्या होगा। तो देखिए अगर मैं ए के हिसाब से निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ए के हिसाब से होगा, यस, माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी मल्टीप्लाई 1 अपान ए। क्यों सर, बिल्कुल इस रिएक्शन का रेट इसके कॉफिशिएंट पर फर्क पड़ता है ना। तो आपने देखा कि ये हो जाएगा, अगर बी के हिसाब से देखें क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा बी अपान डेल्टा टी, और यहाँ पर 1/b का मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि कॉफिशिएंट b है। तो हम समझ चुके हैं, आगे जगह नहीं, मैं नीचे लिखता हूँ, क्या हो जाएगा, प्लस डेल्टा सी, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी अपान डेल्टा टी, और 1 अपान सी का मल्टीप्लाई करेंगे, स्मॉल लेटर का सी है सर, क्यों, क्योंकि कॉफिशिएंट है। ऐसे ही आप इज इक्वल टू क्या होगा, सब इसके इक्वल होंगे सर आपस में चारों, है ना, दैट इज 1 अपान डी हो जाएगा, 1 अपान डी लिखिए, नीचे डी ही लिख दें, डेल्टा और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी अपान क्या हो जाएगा सर, डेल्टा टी होगा। तो देखिएगा क्या है सर, रेट ऑफ रिएक्शन आप रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे सर, अगर आपको रेट ऑफ अपीयरेंस पता है तो इसकी वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, है ना, और इसकी वैल्यू को यहाँ रख देंगे और ए से उसको 1 अपान ए से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो वैल्यू यहाँ आएगी रेट ऑफ अपीयरेंस का उसमें 1 अपान ए का मल्टीप्लाई कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। अच्छा, इससे क्या फायदा है सर, अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकल आया है तो आप रेट ऑफ डिसअपीयरेंस भी निकाल सकते हैं, बी का भी किसी और का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, वैसे ही अगर रेट ऑफ आपको डिसअपीयरेंस ऑफ बी पता है, बाकी कुछ नहीं पता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी बस इतना ही पता है, तो आपको निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, तो क्या करोगे, बिल्कुल इस वैल्यू को यहाँ पर ला के रख दीजिए, बिल्कुल ये देखिए ये वैल्यू है, ये है ना, ये इस वैल्यू में 1/b का मल्टीप्लाई कर दीजिए।
दीजिए तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल आएगा। तो किसी भी सब्सटेंस का अगर रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस आपको पता है, किसी रिएक्शन में उसके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस है किसी एक का पता हो तो बाकी पूरे रिएक्शन का रेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। कैसे? सी का भी अगर मान लीजिए आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी पता हो या रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी पता हो तो क्या करो, बिल्कुल अरे इस वैल्यू को यहाँ से वहाँ रख देंगे और 1/c का उसके कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमें, यस। ऐसे ही डी के लिए भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि हमें किसी भी इनका आपस में रिलेशन क्या है कि रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है वो हमको समझ में आना चाहिए। अच्छा, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि रेट ऑफ अपीयरेंस पर्टिकुलर स्पीसीज का क्या होगा, तो उसको भी हम ऐसे आपस में कोरिलेट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, ऐसे कुछ एक न्यूमेरिकल करने की कोशिश करते हैं। पहले आइए देखते हैं, यहाँ पर आपको क्वेश्चन लिखा हुआ दिख रहा होगा कि 2A से क्या बन जाता है सर, प्रोडक्ट बन जाता है, ऐसा रिएक्शन लिखा हुआ है। अब उन्होंने कहा है कि इनिशियल कंसंट्रेशन A का कितना है बताइए। तो इनिशियल कंसंट्रेशन A का कितना है, बिल्कुल 0.5 मोल पर लीटर है, ऐसा इन्होंने लिखा है यहाँ पर, है ना। और इसका फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, फाइनल मतलब आफ्टर टाइम t, फाइनल कंसंट्रेशन कितना है बोलिए, ए का ही फाइनल कंसंट्रेशन कितना है, यस 0.4 मोल पर लीटर। देखिएगा यहाँ पर कॉफिशिएंट 1 है और टाइम कितना लगा उनको यहाँ से यहाँ आने में, टाइम कितना लगा, टाइम लगा उनको 10 मिनट। आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते थे, कैसे सर, फिर से देखिएगा, एट टाइम t = 0, इसका कंसंट्रेशन कितना था 0.5 और ये कितना रहेगा, ये 0 रहेगा, यस। आफ्टर टाइम t क्या हो जाएगा, एट टाइम t = t हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0.5 माइनस x कर देंगे और ये कितना हो जाएगा सर, जितना ये घटेगा उसका आधा ये बनेगा। ऐसे भी आप कर सकते थे। यहाँ पर x की वैल्यू, इसकी वैल्यू पूरे की कितनी होगी बताओ यार, यस इस पूरे की वैल्यू मुझे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.5 माइनस x की वैल्यू मुझे दिया हुआ है, 0.5 माइनस x की वैल्यू दिया हुआ है 0.4 मोल पर लीटर, ऐसे करके दिया हुआ है ना, मोल पर लीटर ऐसे दिया हुआ है। चलिए ठीक है, तो हमें इस मतलब नहीं, मैं आपको इक्वेशन समझाने की कोशिश कर रहा था। चलिए ठीक है, लीव इट, आगे चलते हैं। मुझे निकालना क्या है, मुझे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए बोला गया है। तो देखिएगा, या रेट ऑफ रिएक्शन या एवरेज रेट का मतलब दोनों का मतलब एक ही होगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फार्मूला क्या होगा, अभी भी आपने पढ़ा है, बताइए जल्दी से। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ए के हिसाब से क्या होगा, WRT विद रिस्पेक्ट टू ए के हिसाब से क्या होगा, यस बिल्कुल सही चला, माइनस साइन लगा देंगे, माइनस डेल्टा A अपान डेल्टा T, और क्या है मल्टीप्लाई किससे करना है, यस 1/2 से। क्यों सर, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कॉफिशिएंट क्या है 2 है, बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा सर, इसको सॉल्व करते हैं आंसर को, यहीं पर मैं करने की कोशिश करता हूँ, माइनस साइन लगा देता हूँ और देखिएगा 0 पॉइंट, यहाँ पर डेल्टा A का मतलब क्या होगा, देखिए तो डेल्टा A का मतलब क्या होगा, यस माइनस लगा देता हूँ मैं, और डेल्टा A का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। फिर से देखिए फाइनल कितना है 0.4 माइनस 0.5 और क्या हो जाएगा मोल पर लीटर। टाइम कितना है सर, यस 2 कॉफिशिएंट है, वह मैंने लगा दिया, कॉफिशिएंट है वही 2 यहाँ पर रखा हुआ है। डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है, अरे यहाँ से कंसंट्रेशन यहाँ पहुँचने में 0.5 से 0.4, यहाँ पर मैं 0.4 भी डायरेक्टली लिख सकता था, है ना, 0.5 से 0.4 लिख लें आप, तो कितना हो जाता है उसका वैल्यू, यस उसकी टाइम लगा उसको 10 मिनट। देखिएगा तो आप इसकी यूनिट भी डिराइव कर पाएंगे हम लोग की, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट भी क्या होगी समझ में आ जाएगा हमको। तो इसको चलिए आगे चलते हैं। तो आंसर क्या आएगा, यहाँ माइनस साइन लगा है, 0.4 माइनस 0.5 क्या होगा, आंसर आएगा माइनस में 0.1 अपन क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 × 10 और ये क्या हो जाएगा पर मिनट, और यहाँ क्या आएगा यूनिट मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो इसको सॉल्व करते तो आंसर क्या आएगा 0.1/2 × 20, तो आंसर आएगा समझ में 0.005 और यूनिट क्या होगी पहचानिए, बिल्कुल न्यूमरेटर की यूनिट है मोल पर लीटर और इसकी यूनिट क्या है मिनट, तो आंसर क्या आएगा मोल पर लीटर और पर मिनट। आप देखिएगा एक चीज़ ध्यान रखेंगे, किसी भी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में
यूनिट निकालनी है तो क्या हो जाएगा, यस कंसंट्रेशन की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट। तो फिर से देखिएगा, अगर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में है तो क्या हो जाएगा, यस मोल पर लीटर पर मिनट। अगर टाइम मिनट में दिया है तो मिनट में होगा, अगर टाइम सेकंड में दिया होता तो क्या करते हैं, यस मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाता या पर आवर हो जाता। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी आता है कि गैसेस सब्सटेंस है तो वहाँ पर इसका मोलर कंसंट्रेशन ना दे करके पार्शियल प्रेशर दे देता है, तो ऐसे केस में प्रेशर की यूनिट अपॉन टाइम की यूनिट, ठीक है, आई थिंक हमें बन जाएगा। चलिए, ये तो हमने क्या समझा, ये तो हमने समझा कि एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए इसका आंसर है। अच्छा, इसी में एक क्वेश्चन मैं आपसे देता हूँ क्या, हालांकि ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देखिएगा ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड करता हूँ। मान लीजिए मैंने आपसे पूछा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या हो जाएगा, देखिएगा इसका फॉर्मूला क्या होगा, बिल्कुल माइनस क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी होगा। चलिए, इसकी वैल्यू को मैं निकालूंगा नहीं, मैं आपको इतना हिंट कर दिया हूं, हमें इस पूरे की वैल्यू पता है लेकिन मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। फिर से देखिए, आपको इतने पूरे की वैल्यू पता है लेकिन आपको माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू निकालनी है। चलिए, ये आपके लिए कमेंट बॉक्स का होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करिए और रेट आप ऐसा लिखिए कमेंट बॉक्स में कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी। फिर से देखिएगा, करना क्या है, अरे भाई पूरे की वैल्यू पता है, मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, आपको केवल इतने पार्ट की वैल्यू चाहिए। चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि रिप्लाई कर सकूं। आगे चलते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये तो हो गई एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट डू यू मीन बाई इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। चलिए, वो होता क्या है समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, यस रेट ऑफ रिएक्शन, ये क्या होता है सर, समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मान लीजिए मैंने यहाँ पर R से बनाया है प्रोडक्ट, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिया, आप देखिएगा मैंने मोलर कंसंट्रेशन ऑफ R ले लिया है और यहाँ पर मैंने लिया है टाइम टेकन, है ना, टाइम तो बढ़ता ही जाएगा, बिल्कुल। आप देखिएगा ये इस तरह से कर्व आता है कि धीरे धीरे टाइम के हिसाब से कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटता ही जाएगा और थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा, इसका कंसंट्रेशन पैरेलल हो जाएगा, मतलब वो इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई है। आप समझ रहे होंगे, मतलब ये कर्व अगर ऐसा पैरेलल हो गया टाइम एक्सिस के, आप समझिए कि ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये कंडीशन को हम लोग कहा करते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। जब हम कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटे ही नहीं, कांस्टेंट हो जाए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़े ही नहीं, कांस्टेंट हो जाए, उसके बाद के जो टाइम इंटरवल की कंडीशन होगी वो क्या कहलाएगी, यस इक्विलिब्रियम कंडीशन। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट किया जा सकता है। हमने अभी क्या सीखा, हमने ये सीखा कि इस पॉइंट पर जो इसका इनिशियल कंसंट्रेशन था और इस पॉइंट पर ये क्या हो जाएगा, ये इसका फाइनल कंसंट्रेशन होगा। तो यहाँ से यहाँ तक में इसको, यहाँ से इस T1 है और ये क्या है T2 है, यहाँ से वहाँ पहुँचने में इसका कंसंट्रेशन कितना है सर, ये यहाँ R है और यहाँ कितना है सर, यस ये कंसंट्रेशन है। तो ये R इनिशियल है और R फाइनल हो गया, तो कंसंट्रेशन घट रहा है, कंसंट्रेशन के घटने में कितना टाइम लगा उसको कहते हैं एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जब लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम हो तो उसको कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। कब कहते हैं एवरेज रेट, कब निकाला जाता है, एवरेज रेट का मतलब होता है व्हेन क्या हो, यस लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम हो, लार्ज इंटरवल 10 मिनट 5 मिनट ऐसा है ना, लार्ज इंटरवल ऑफ टाइम इन एनी चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। अच्छा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन द डेल्टा टी चेंज इन द टाइम अप्रोचेस जीरो, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू यहाँ पर जीरो हो जाए। जैसे इसका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यस आप लिखेंगे माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा टी, कॉफिशिएंट तो कुछ है नहीं, ऐसा लिखेंगे। लेकिन अगर इसी का मैं इंस्टेंटेनियस रेट निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ यहाँ पर। इसके लिए क्या करते हैं, जैसे आपसे कहा गया है हाँ, आपसे कहा गया कि चलिए एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में देता हूँ आपको एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल पर जैसे आपकी गाड़ी 9 o'clock आप गाड़ी घर से लेकर चले और 9:30 पर आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए, तो 30 मिनट में गाड़ी आप कांस्टेंट स्पीड से चलाएंगे नहीं, कहीं कम कहीं ज़्यादा,
लेकिन आपने 30 मिनट में सपोज यू हैव कवर्ड 50 किलोमीटर डिस्टेंस, इसका मतलब आपकी एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, वहाँ से निकलेगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपसे पूछा जाए कि आप 15th मिनट में जब अपने घर चले तो आपके 15th मिनट में आपके गाड़ी की स्पीड क्या थी, तब आप कैसे आंसर देंगे। या आपसे कहा जाए कि 5th मिनट में गाड़ी की स्पीड कितनी थी, तो आपका आंसर क्या होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हैं। मतलब आपसे कहा जाए कि सर इस वाले टाइम पर, इस टाइम को मैं मिटा देता हूँ, यस, इस टाइम टी पर आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। तो हम यहाँ पर एक इस टेंजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह की, है ना, ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं। अच्छा, अब इसमें स्लोप कितना है इसका वही पता करते हैं, टेंजेंटल लाइन का स्लोप कितना है उसी हम पता करेंगे और वही कहलाएगा हमारा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे पता करेंगे सर, तो देखिएगा आप यहाँ इसको ड्रॉ कर लीजिए और यहाँ से इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये इस तरह का और ये इस तरह का। तो देखिएगा ये जहाँ कहीं इसको टच करता है ये वाला टॉपिक है, ये है, यहाँ से ये कर रहा है ना, आप समझ रहे होंगे। चलिए ठीक है, ये है, तो इसकी वैल्यू यहाँ से लेनी है, ये लेनी है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, तो इसको लिखा जाता है आर इंस्टेंटेनियस, आर मतलब रेट, ऐसा लिख लेते हैं हम लोग कि रेट इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा सर, यस, इसको लिखा जाता है स्मॉल डी आर अपान डी टी। स्मॉल डी क्यों यूज़ करते हैं, इसका मतलब ये लिटिल चेंज इन कंसंट्रेशन दिखाता है। अच्छा, कैसे कहेंगे सर, बिल्कुल आप देखिएगा यहाँ की वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू ले लेंगे और यहाँ से इसकी देखिए इस वैल्यू से यहाँ की वैल्यू ले लेंगे। तो यहाँ पर ये टेंजेंटल लाइन में जो स्लोप आएगा यहाँ से यहाँ की वैल्यू को यहाँ देखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हमें क्या पता होना चाहिए, फिर से देखिएगा ये जो स्लोप है इस लाइन को आप और लंबा भी कर सकते हैं, कहीं का भी निकाल सकते हैं। अगर आपको निकालना है यहाँ का इंस्टेंटेनियस रेट तो आपको एक सीधी लाइन ऐसी ड्रॉ करनी पड़ेगी, इस पर स्केल लगा के एक लाइन खींच दीजिए ऐसी, यस, इस लाइन का जो स्लोप होगा, जो इस लाइन का स्लोप होगा यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यहाँ से देख लीजिए और ये डिस्टेंस यहाँ देख लीजिए, डेल्टा टी हो जाएगा और ये डेल्टा आर हो जाएगा, है ना। तो डी आर अपान डी टी, यहाँ से आप वैल्यू, इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसकी यहाँ से, और ये डेल्टा टी होगा, डी टी, ये वैल्यू कम होगी। मतलब ये था कि हम किसी भी रिएक्शन का इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन एट पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अच्छा चलिए ठीक है, इस तरह से हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालना आ गया है और हमने इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन समझ लिया है। आगे चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। आप समझिएगा कौन कौन से फैक्टर हैं, कंसंट्रेशन हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है ना। मैं यहाँ पर एक टॉपिक ले रहा हूँ, ये एक रिएक्शन है और आपको इंस्टेंटेनियस रेट इस पर्टिकुलर टाइम पर, ये टाइम है, इस टाइम पर, पर्टिकुलर टाइम पर इंस्टेंटेनियस रेट निकालना है। तो क्या करेंगे, आप एक टेंजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे, यस, जो यहाँ से क्रॉस करती हुई निकलती हो, ये मान लीजिए यहाँ पर क्रॉस कर रही है, यस। तो इसका स्लोप कितना है देखिएगा, यहाँ से ऐसे ड्रॉ करिए और ये ड्रॉ करिए। तो ये वैल्यू कहाँ से मिलेगी, ये वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और ये कहाँ से मिलेगा, यस, ये मिल जाएगा मुझे टी टाइम ग्राफ से। तो इसकी वैल्यू को यहाँ से लीजिए, है ना, T2 माइनस T1 और यहाँ क्या ले लीजिए, यस, R2 माइनस R1 और हमें क्या मिल जाएगा, रेट इंस्टेंटेनियस मिल जाएगा। तो ऐसे कहा जाता है कि सुनिए, द रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन डेल्टा टी अप्रोचेस 0 इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन जनरली बोर्ड एग्जाम में आते तो नहीं है, फिर भी आप प्रैक्टिस करके रखेंगे कि क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आगे ऐसे कुछ और क्वेश्चंस को करने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, थैंक यू।